Hello and Assalamu alaikum dear students. Hope all of you will be fine. Students, today we are going to take on with the topic that is called regional connectivity and CPEC, in which we'll study South Asia, Middle East, Africa and Europe and later on American continent. आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हमें जो है वो पता चले कि CPEC जो है what CPEC is for South Asia, Middle East, Africa and Europe and American continent. इस हवाले से आज के लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको बहुत हेल्प भी करेगा आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए. टुडे इज़ लेक्चर फर्स्ट, सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर. सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले वी हैव टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ साउथ एशिया. साउथ एशिया की रीजन के बारे में हमें ये पता होना चाहिए. साउथ एशिया का जो रीजन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं बेसिकली वो कौन कौन सी खसूसियात हैं. तो सबसे पहले अगर हम इसका जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि साउथ एशिया जो है वो एशिया का एक सब रीजन, क्योंकि ये if you are having the familiarity with the map of Asia and South Asia, तो आप राइट साइड पे इस वक्त मैप जो है इसको आप देख सकते हैं कि एक रीजन आपके पास एशिया का आ जाता है जिसमें मेनली जो एक सोलो और जो बिग पावर है दैट इज़ चाइना. और क्योंकि एशिया जो है और साउथ एशिया ये अगर रीजनल वाइज बात की जाए और अगर इनकी टोपोग्राफी देखी जाए तो ये कनेक्टेड एरिया है, इनमें कनेक्टिविटीज़ हैं. और कनेक्टिविटीज़ जो हैं वो क्यों हैं, बिकॉज़ एक इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यहाँ पे हिमालयस हैं, देन कोई हिंदू कुश का जो रेंज है और कराकोरम रेंज. तो इन तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं खसूसियात की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि एशिया और साउथ एशिया जो है स्पेशली वो एशिया का एक सब रीजन है जो इस वक्त फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पॉइंट या फ्रॉम एनी अदर एक्सपेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस हम इसको बहुत इम्पोर्टेंस की नज़र से देखते हैं. अब अगर इसको हम जानने की कोशिश करें तो साउथ एशिया जो है वो बेसिकली इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंट्रीज़. फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आपके पास बांग्लादेश है, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल एंड श्रीलंका एंड फाइनली अफगानिस्तान एंड मालदीव्स. सो दीज आर सम ऑफ द कंट्रीज़ which is as this region of South Asia is composed of. और फाइनली अगर आप बात की जाए साउथ एशिया की तो साउथ एशिया को इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता था. जब पार्टीशन से पहले 1947 से पहले का जो सिनेरियो था वो एक डिफरेंट पिक्चर हमें शो कर रहा था. जब पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक डिफरेंट स्टेट्स और एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स की हैसियत से सामने नहीं इमर्ज हुए थे. तो एट दैट टाइम इसको इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था. लेकिन आफ्टर दी पार्टीशन इस साउथ एशिया को जो है वो प्रॉपरली सब कॉन्टिनेंट का जो दर्जा है उसमें तो थोड़ी कमी आई, लेकिन इसको प्रॉपर एक साउथ एशिया का नाम दिया गया बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं दे नो वेरी वेल कि डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो इमर्ज हुई और छोटी स्टेट्स भी बड़ी स्टेट्स भी जिस तरह इंडिया, पाकिस्तान है. इसके अलावा आपके पास श्रीलंका, नेपाल, देन अफगानिस्तान और मालदीव्स, भूटान, तो ये कंट्रीज़ भी और बांग्लादेश एज वेल जो है इनकी इमर्जेंस हुई. तो ये जो 8 कंट्रीज़ हैं ऑलमोस्ट दे बेसिकली हैव दिस ऑनर जो कि जिन्होंने इस पूरे रीजन को इस वक्त होल्ड किया हुआ है. तो इस रीजन की अगर बात की जाए साउथ एशिया की तो यही 8 कंट्रीज़ जो हैं इस रीजन को रिप्रेजेंट करती हैं. इसके अलावा आपके साथ डिस्कस हुआ कि फर्स्ट जो मैंने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताई आपको कि यहाँ पर आपको डिफरेंट माउंटेन रेंजेस नज़र आएंगी जिसने इस तमाम रीजन को जो है वो दूसरे रीजन्स के साथ स्पेशली एशिया के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है. जिस तरह
हिंदू कुश जो है वो इट लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट। काराकोरम रेंज जो है वो बेसिकली सेंट्रल नॉर्थ में है और हिमालयाज़ जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। फिर अगर ईस्ट की साउथ की बात की जाए तो यहाँ पर भी माउंटेन्स हैं और एक यहाँ पे प्लेन एरियाज़ भी आपको मिलेंगे और बड़े बड़े जो है मैदानी इलाके आपको नज़र आएंगे जो कि बड़े बहुत ही बड़े जो माउंटेनियस रीजन्स हैं, जो रेंजेस हैं स्पेशली, उसको उन्होंने होल्ड किया है। अब क्योंकि चाइना जो है बेसिकली साउथ एशियन पॉलिटिक्स में और एशियन पॉलिटिक्स में चाइना का एक अपना रोल है। चाइना जो है कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इस रीजन को जो है वो ओन करे। ओन करने का मतलब ये है कि चाइना इस रीजन में कोशिश ही कर रहा है कि वो अपने आप को न्यूज़ में रखे, बिकॉज चाइना जो है इस वक्त एक दुनिया की इमर्जिंग जो है वो इकॉनमी है इस हवाले से। और इस रीजन में हमने देखा कि इंडिया जो है चाइना के बाद एक बिगेस्ट इकॉनमी के तौर पे सामने आ रहा है। तो चाइना ने इस वक्त अपनी जो एक अप्रोच रखी हुई है वो इनडायरेक्ट अप्रोच है। मींस कि जब भी आप किसी रीजन की तरफ या अपने जो है फॉर एग्जांपल कुछ मकासद हासिल करना चाहते हैं तो आप समटाइम्स इनडायरेक्टली अप्रोच अपनाते हैं, एज चाइना इज़ डूइंग। फॉर एग्जांपल चाइना जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और चाइना ने अपना ये जो प्लान था, ये जो स्ट्रेटजी थी 5 ईयर, नॉट 5 ईयर्स बट जो कि एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जो प्लान है ऑफ CPEC, इसको जब इनिशिएट किया तो चाइना ने बांग्लादेश को पिक किया और बांग्लादेश 2022 में ऑलमोस्ट 945 मिलियन US$ की जो इन्वेस्टमेंट है वो बांग्लादेश में की। और चाइना ने जो है स्पेशली इनका जो एनर्जी सेक्टर है और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर उसको लोकेट किया। इसमें 1320 मेगावाट कोल फायर पावर प्लांट जो है, जो प्यारा बांग्लादेश में उसको एलोकेट किया गया इन मार्च 2022। और बेसिकली ये प्लांट जो है इसको बिल्ड किया था चाइना नेशनल मशीनरी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ने। और ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है दैट इज़ द पिक्चर ऑफ द प्लांट, पावर प्लांट, कोर पावर प्लांट है जो कि चाइना ने जो है उसको लोकेट किया बांग्लादेश में। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बांग्लादेश के लिए। और in fact in this 21st century the country which is economically strong, so the world will acknowledge that country or as a first world country, because economy अगर आपकी strong है तो everyone will try to approach towards you। इसके अलावा चाइना ने बांग्लादेश में जो है एक बहुत ही अट्रैक्टिव टूरिस्ट पॉइंट जिसको कहते हैं कॉक्स बाज़ार, और ये इसी तरह ही है जिस तरह पाकिस्तान में कराची है। आप एक कोस्टल एरिया है ये, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल जो है और देन फर्दर इंडियन ओशन, तो ये साहिल है और एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट भी है। तो चाइना ने यहाँ पे मिलियंस और बिलियंस ऑफ US$ की जो है वो इन्वेस्टमेंट की। और इसके अलावा चाइना ने यहाँ पे बार्स को बिल्ड किया। चाइना ने जो है यहाँ पर टूरिज़म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, उसके लिए इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है। इसके अलावा चाइना ने जो है मुख्तलिफ जो एनर्जी सेक्टर्स हैं ऑफ बांग्लादेश, वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट की। फॉर एग्जांपल आपके पास ये 2 चार्ट्स जो हैं इस वक्त विजिबल हैं आपकी स्क्रीन्स पर, और जिसमें आप देख सकते हैं कि एक राउंड अबाउट फिगर्स आपको दी गई हैं कि गैस जो है कितने % जो है वो इस वक्त जनरेट हो रहा है, फिर फ्यूल है, कोल है, डीजल है, इम्पोर्टेड इलेक्ट्रिसिटी है, कितनी इंपोर्ट कर रहा है इस वक्त, सोलर है, देन हाइड्रो है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, आई होप कि यू गॉट द मेन आइडिया। और इससे रिलेटेड अगर आप फर्दर भी पढ़ना चाहें तो हेयर इज़ द लिंक, और आप इसको अप्रोच करके इसके हवाले से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं ये लिंक
अपने डिस्क्रिप्शन में भी डिस्प्ले कर दूंगा। देन साउथ एशिया जो है चाइना के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, बेसिकली क्योंकि चाइना ने एक एम अपना जाहिर किया। चाइना ने कहा कि मैं जो छोटी स्टेट्स हैं उनको जो है कॉन्फिडेंस में लेना चाहता हूँ, बिकॉज जब आप छोटी स्टेट्स को कॉन्फिडेंस में लेंगे तो इट मीन्स कि अल्टीमेटली आपको एक सपोर्ट हासिल होगी, आपको एक एज हासिल होगा, ना सिर्फ रीजनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी ये तमाम स्टेट्स जो हैं दे विल सपोर्ट यू। इसी वजह से चाइना ने जैसे ही सी पैक लॉन्च किया तो चाइना ने ऑन दी अदर साइड जो है वो बिग ब्रदर सिंड्रोम, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, बिग ब्रदर सिंड्रोम के नाम से एक थ्योरी दी। और इस थ्योरी में बेसिकली उन्होंने कहा कि जो छोटी स्टेट्स हैं, द स्मॉलर स्टेट्स, वो दे आर जस्ट लाइक ब्रदर टू अस, और हमने उनको फैसिलिटेट करना है, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनकी रिकन्स्ट्रक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करनी है ताकि आपको की तरफ से कॉन्फिडेंस हासिल हो और आपका कॉन्फिडेंस उन पर ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसी हवाले से आपके पास ये डिफरेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर की गई है और मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, इसको आप देख लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन है कि चाइना ने नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान तो मेन प्लेयर है इस वक्त, और अफगानिस्तान, इन कंट्रीज़ में किस तरीके से चाइना ने अपनी जो है वो डिफरेंट जो है वो टास्क, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एलोकेट किए हैं और किस तरीके से जो है वो चाइना ने इन कंट्रीज़ का जो है वो कॉन्फिडेंस विन किया है। और ये कॉन्फिडेंस जो है बेसिकली अगर चाइना इन अ रियल सेंस इसको मेंटेन रख लेता है तो नो डाउट जो सी पैक है बेसिकली वो ईजीली इस रीजन में जो है वो अपनी जगह बनाता जाएगा और जिस तरीके के जो चाइना के एम्स हैं वो फुलफिल होते रहेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर साउथ एशिया, अब चाइना का जो एम है ये साउथ एशिया के बाद जो है ये आपकी जो एक इसकी लाइनअप है वो स्ट्रेच हो जाएगी टूवर्ड्स दी सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया से बेसिकली आपको ये लेकर जाएगा टूवर्ड्स मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट जो है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये हम सबको पता है कि जिस तरह पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान एज अ मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं मिडल ईस्ट के साथ, और मिडल ईस्ट में अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपके पास सऊदी अरेबिया जो है वो सर फहरिस्त है, रैंक करता है नंबर फर्स्ट पोजीशन पे, और उसके बाद जो है वो ईरान है। ईरान क्योंकि ईरान के साथ भी बड़े आपके ताल्लुकात बैलेंस्ड रिलेशंस हैं, एंड इफ़ वी टॉक्ड अबाउट द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया तो सऊदी अरेबिया के साथ भी आपके ओल्ड हिस्टोरिक रिलेशंस हैं जो कि आज तक आप मेंटेन कर रहे हो। यस, देयर वाज सम कॉम्प्लिकेशंस ज़रूर थी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के मिड में, लेकिन अब वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं। लेकिन अब क्योंकि चाइना जो है वो अपने आप को जो है फर्दर आगे स्ट्रेच कर रहा है, तो वी ऑल नो दैट सऊदी अरेबिया इज़ अ परमानेंट मेंबर ऑफ दिस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एज वेल। और इसके अलावा जो है वो ईरान जो है मोस्ट प्रॉबली वी द सेकंड मिडल ईस्ट कंट्री जो कि सी पैक को मोस्ट प्रॉबली ज्वाइन करेगा इन फ्यूचर। अभी तक ईरान के पास जो एक स्टेटस है दैट इज़ दी ऑब्जर्वर स्टेट, और ऑब्जर्वर स्टेट जो है उसका स्टेटस का क्या मतलब है, ऑब्जर्वर स्टेट जो है वो सिर्फ जस्ट टू ऑब्जर्व द एक्टिविटीज़ जो कि आपके पास इस वक्त चाहे वो किसी भी फॉरम पर हो रही हो तो आप ऑब्जर्व करते हो, आपकी डायरेक्टली कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती लेकिन आप ऑब्जर्व करते हैं। तो एक ख़ास टाइम गुजरने के बाद और आपके जब एलिजिबल हो जाते हैं तब देन यू आर अलाउड टू जॉइन सर्टन ऑर्गेनाइजेशन या एनी इवेंट। तो अगर देखा जाए तो मिडल ईस्ट में डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जिसमें सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया, इराक, बहरीन, कतर, द 7 स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड एमिरेट्स, देन वी हैव फर्दर अगर देखा जाए तो टर्की भी इसी में ही शामिल किया जाता है, बिकॉज टर्की जो है वो यूरोप ऑन वन एंड जो है वो यूरोप के साथ है और फर्स्ट उसका एंड जो है वो मिडल ईस्ट के साथ जो है कनेक्टेड है। देन वी हैव द
मेडिटेरेनियन सी और फर्दर फिर यूरोप है। तो अगर देखा जाए तो मिडल ईस्ट की भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है बिकॉज ऑफ द ऑयल, और इसी वजह से अगर देखा जाए तो चाइना जो है, क्योंकि वो कोशिश कर रहा है कि अपने आप को इन कंट्रीज़ के साथ जो है वो पैचअप किया जाए, और इनको भी जो है वो सी पैक में ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको इंटरेक्शन करवाई जाए इन कंट्रीज़ की, ताकि चाइना के रिलेशंस भी बैलेंस्ड हो सके इन कंट्रीज़ के साथ। और अगर इन कंट्रीज़ में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए कॉन्फ्लिक्ट की बात की जाए तो उसको सॉर्ट आउट करवाया जाए। कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में 2 से 3 कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, समझना उनको पड़ेगा हमें कि ऐसा क्यों है कि इनको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्राइसिस सिचुएशन है जो कि स्पेशली जो डेवलप हो रहा है सऊदी अरेबिया एंड ईरान। अब सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो कि एक पुराने जो है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन डिफरेंसेस को ख़त्म किया जाए और इन दोनों कंट्रीज़ को जो है एक पेज पे लाया जाए, एज चाइना हैज़ एम्ड ऑलरेडी कि China will go as much as they can to sort out any sort of an issue between these two countries, and for that they are using different types of diplomacy, different type of political patterns to sort out their main crises, main issues between these two powers in future, as Saudi Arabia is already the member of CPEC, and Iran will be the second Middle Eastern country in the future. So कोशिश यही होगी कि इनको सॉर्ट आउट किया जाए विद द असिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होगा इस हवाले से भी। ये जो है वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान जो है यहाँ पर जो है किस किस्म का रोल जो है वो प्ले करने जा रहा है, जो कि उसको करना चाहिए। देन इम्पॉर्टेंट ये है कि लिंकिंग चाबहार टू गवादर विद सर्व सेवरल ऑब्जेक्टिव्स फॉर ईरान। अब होने ये जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली चाबहार जो ईरानियन पोर्ट है, ईरानियन सी पोर्ट, उसको गवादर सी पोर्ट के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत बड़ी सक्सेस होगी, बिकॉज इसमें ईरान के अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो भी फुलफिल होंगे अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ सी पैक। And then first it will allow Iran to export natural gas to Pakistan and China via Gwadar. Iran has already completed a natural gas pipeline to Pakistan border under an earlier Iran-Pakistan agreement, but the portion in Pakistan has not been constructed due to pressure from the United States and Saudi Arabia. Now Iran has pinned its hopes on China's support to save the project and to balance the growing relation or growing nexus Saudi Arabian influence in CPEC by its own participation. So far there has been no official response by Pakistan and China to Iran's request, but government officials in both countries have expressed positive reactions to the potential for Iran's participation in CPEC. In short, the same thing जो कि ऊपर ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि complications are there, issues are there, and we are here to resolve certain issues. अगर तो चाइना ये कोशिश करता है, ट्राई करेगा चाइना कि किसी तरीके से CPEC को जो है वो आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए चाइना को इन इश्यूज से, इन चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा। और विद द असिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान होप्स हो कि इन तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। सेकंड, गैस पाइपलाइन की बात हो रही थी, बिल्कुल कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी थी स्पेशली 2009 में और ऑनवर्ड्स कि जब टेररिज्म का एक इरा चल रहा था, और दैट टाइम हमने देखा कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स का सामना करना पड़ा, और जिसमें पाकिस्तान कोई क्रिटिकल फेज से पाकिस्तान गुजर रहा था। एट दैट टाइम पाइपलाइन जो है वो कंस्ट्रक्ट की गई, फिर पाइपलाइन को जो है वो जो उनकी कंस्ट्रक्शन थी वो उसको रोका गया।
बिकॉज ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज़। लेकिन आफ्टर ऑल इस पाइपलाइन को वंस अगेन स्टार्ट किया गया, इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया गया और इसको कंप्लीट जो है वो किया गया। अब द थिंग इज़ दैट कि चाइना जो है वो किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को इशू करेगा, दैट इज़ द मेन एंड द फोरमोस्ट क्वेश्चन। सो लेट द टाइम कम और देन वी विल सी दैट how China will come across and meet up these all critical issues and to enhance the project of CPEC. So students, I hope it's enough for today. आपको आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो सो कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा एंड आई विल बी हैप्पी टू टेक ऑन योर क्वेश्चंस। जो लोग हमारे चैनल पे इस वक्त न्यू कमर्स हैं तो आई वेलकम देम ऑल। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यूट्यूब पे जाइए m.abdullah एजुकेशन ऑफिशियल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड गुड बाय।